हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में स्टूडेंट। आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और जैसा कि हमारा चल रहा था क्लास 12 की फिजिक्स में 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट का एक सीरीज चल रहा था, जिसमें से हमने देखिए 25 टॉपिक पढ़ लिए। यानी कि हमने जो परिभाषाएं चल रही हैं वो अभी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, जितनी परिभाषाएं आपको करवाई जा रही हैं वो आपकी 2-3 लेक्चर और आपके आएंगे। उसके बाद परिभाषाएं आप क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है नी। उसके बाद हम नियमों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड में नियम के बारे में पूछा जाता है। ठीक है नी, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा क्लास चल रहा था, यानी कि ये आप देख सकते हैं पीछे, यानी तरंगाग्र के बारे में मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उस लेक्चर में हुआ क्या था कि यानी कि बीच में ही क्या हो गया था, लाइट की जो सप्लाई थी वो कट गई थी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पर ये क्या हुआ था कि लाइट की जो सप्लाई है वो टूट चुकी थी, जिस कारण से क्या हुआ था, लाइट जाने के कारण वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया पूरा। ठीक है, जब वीडियो पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उतना ही वीडियो अपलोड करना पड़ा। ठीक, तो तरंगाग्र के बारे में मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है, आप जाकर के देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, वो लेक्चर मैंने आपको डाल रखा है, उस पर जाकर के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी जो सीरीज है, यानी कि जो प्लेलिस्ट बना हुआ है 75 मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज का, उसको आप जाकर के वहां पर जाकर के आप तरंगाग्र के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, या आप चैनल पे जाएंगे, तरंगाग्र के बारे में अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो हमने पढ़ लिया था, यानी तरंगाग्र के बारे में। आगे के जो टॉपिक हैं इस लेक्चर में, थंबनेल से आपको पता पड़ रहा होगा कि आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। जब तरंगाग्र हो गया है तो आज हम पढ़ेंगे कला संबंधी स्रोत और विकिरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, यानी कला संबंधी स्रोत क्या होता है, विकिरण क्या होता है और विवर्तन क्या होता है। आज के ये टॉपिक हैं, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये परिभाषाएं क्या होती हैं, इन परिभाषाओं को देख रहे हैं। विकिरण जब हम देखेंगे ना तो उसका एक अलग से सेपरेट लेक्चर लूंगा मैं। उस लेक्चर में आपको मैं गणितीय विश्लेषण के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से संपोषी विकिरण होता है, किस प्रकार से विनाशी विकिरण होता है, उसका फॉर्मूला वगैरह जो होता है, आयाम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तीव्रताओं के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो सारा कुछ बताएंगे। अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता, इनके लिए। ठीक, केवल हम यहाँ पर अभी परिभाषाओं को देख रहे हैं, उनको तैयार कर लीजिए। और अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है, हमें फिर भी कह रहा हूं आपको, यानी कि एक एक लेक्चर को देखते जाइए और सारी की सारी परिभाषाएं, नियम, डेरिवेशन, व्याख्यात्मक प्रश्न सारे तैयार कर लीजिए, ताकि आपका बोर्ड में कोई प्रश्न ना छूटे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितने आपको प्रश्न कराए जाएंगे इनमें से ही आपका पेपर फंसेगा। ठीक है नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा मैंने आपको बता दिया है, थंबनेल से आपको पता पड़ रहा होगा। और ये जो टॉपिक मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि हमारे घर की जो सप्लाई है वो क्या होती, कट गई थी। ठीक है नहीं, जिस कारण से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया आगे, और उतना ही वीडियो अपलोड करना पड़ा। ठीक, तो चलिए अब आगे का जो हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर। चलिए स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम कला संबंधित स्रोत। आप हेडिंग लगा लेंगे कला संबंधित स्रोत। कला संबंधित स्रोत एक छोटी सी परिभाषा होती है, आपकी पूछ ली जाती है बोर्ड एग्जाम में क्या होता है। ठीक है नहीं, तो चलिए पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं कला संबंधित स्रोत की। देखिए, कला संबंधित स्रोत क्या होता है। स्रोत का मतलब होता है उत्प्रेरण करने वाला, यानी कि यहाँ से कोई भी, यानी कि प्रकाश स्रोत उत्पन्न हो रहा है। जैसे आप समझिए कि एक मतलब कला संबंधित स्रोत अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो उनकी जो कला होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। कला संबंधित स्रोत का मतलब होता है, जिनकी कलाओं में संबंध के आधार पर अगर हम स्रोतों को देखें, तो यानी कि जो कला जो होती, कला का मतलब समझते हो, कला का मतलब होता है यानी कि कौन, है ना, कौन कौन कोई कला को बोला जाता है। ठीक है, तो कला संबंधित स्रोत का मतलब ये होता है कि यानी कि समान कला में जो भी तरंगे हैं या मतलब स्रोत है, जब वो निकलता है, ठीक है नहीं, तो उसको कहते हैं कला संबंधित स्रोत। समझिए पहले थोड़ा सा, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, यहाँ पर कोई भी एक सोर्स लगा हुआ है ये, और यहाँ से प्रकाश दिया जा रहा है, इसको क्या दिया जा रहा है, ये प्रकाश, इसको मतलब यहाँ से। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो प्रकाश है, इसकी जो तरंगे हैं यहाँ से निकलेंगी वो सभी दिशा में होंगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या चाहिए, मतलब एक कला संबंधित स्वरूप चाहिए, यानी कहने का मतलब ऐसा तरंग चाहिए जिसकी कलाएं समान हो। कैसी हो, समान हो, आवृत्ति समान होनी चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक आप
पर्दा लगाइए इस प्रकार से, और इसमें 2 छेद कर दीजिए। इस प्रकार से एक छेद यहाँ पर कर दिया और एक छेद यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, एक छेद आपने यहाँ पर कर दिया है इस प्रकार से, और एक छेद यहाँ पर कर दिया। ठीक, इस प्रकार से जब ये प्रकाश यहाँ से चलेगा और यहाँ पर पड़ेगा इस प्रकार से, यहाँ पर ऐसे, ठीक इस प्रकार से जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ से जो सोर्स बनेगा वो कैसा बनेगा। अच्छा, यहाँ से वेव फ्रंट कैसा बनेगा, मैंने बता दिया आपको। जब कोई बिंदुवत स्रोत होता है तो उससे जो वेव फ्रंट बनता है, तरंगाग्र बनता है, वो बनता है आपका गोली तरंगाग्र। तो यहाँ पर तरंगाग्र आपका गोली होगा, इस प्रकार से तरंगाग्र होगा। ठीक है, नहीं इस प्रकार तरंगाग्र होगा। अब देखिए ये तरंगाग्र यहाँ बन रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो सोर्स यहाँ पर आया है, तरंग यहाँ पर आई है, तो अब यहाँ से वही प्रकाश निकलेगा जिसकी कलाएं समान होंगी। तो यहाँ पर हमने लिया है, ये समान दूरी पर है यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से प्रकाश तरंग निकलेंगे इस प्रकार से ऐसे। तो ये सुरंग और गर्त में निकलती हैं, सुरंग और गर्त में निकलती हैं। तो ये सुरंग है, ठीक है नहीं, तो यहाँ से भी सुरंग निकलेगा इस प्रकार से। मतलब जो प्रकाश तरंग होती है वो किस पर चलती है, सुरंग और गर्त। कहने का मतलब यह कि इस प्रकार से होती है। आपने देखा होगा इसका जो बनता है इस प्रकार से बनता है, जैसे ऐसे। ठीक है नहीं, ऐसे। तो ये सुरंग होता है और ये गर्त होता है, यानी कि जो गड्ढा में बैठ गया वो क्या है, गर्त है, और जो उठा है वो सुरंग है, इस प्रकार से। तो ऐसे ही अब दूसरा इसमें आएगा, यानी कि गर्त आएगा इस प्रकार से। क्या आएगा, गर्त आएगा। ऐसे यहाँ पर भी इसमें क्या आएगा, गर्त आएगा इस प्रकार से। फिर सुरंग आएगा, ठीक है नहीं, फिर यहाँ पर सुरंग आएगा इस प्रकार से, फिर गर्त आएगा इस प्रकार से। क्या आएगा, गर्त, इस प्रकार से गर्त आएगा। फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, गर्त आएगा इस प्रकार से। ठीक है नहीं, फिर क्या आएगा, यहाँ पर सुरंग आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, सुरंग आएगा, ऐसे करके। तो यानी कि इसी प्रकार से होगा सुरंग गर्त, यानी कि यहाँ से जो सोर्स निकल रहे हैं अब ये कैसे हैं, समान उसके हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो कला है वो समान है। इस कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, समान उसमें क्या बन रहा है, सुरंग और गर्त बन रहा है। आप देखिए यहाँ पर इस सोर्स का देखेंगे तो इसका जो सुरंग है उसका यहाँ पे भी सुरंग है। ये गर्त है तो ये गर्त है, ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये गर्त है। गर्त का मतलब होता है जो बैठा हुआ भाग, और सुरंग का मतलब होता है उठा हुआ भाग। तो ये भाग जो उठा हुआ है उसे सुरंग है। तो वही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, सुरंग ये है, फिर गर्त ये है, फिर सुरंग, फिर गर्त, फिर सुरंग। यहाँ ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर सुरंग, फिर गर्त, फिर सुरंग, फिर गर्त, फिर सुरंग। ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये जो है इसको बोलेंगे हम कला संबंधी स्रोत। क्या बोलेंगे, कला संबंधी स्रोत। यानी कि ऐसा स्रोत, यानी कि ऐसा स्रोत जिससे उत्पन्न होने वाली तरंगों की आवृत्ति समान तथा कलाओं में अंतर कैसा हो, नियत हो, समय के अनुसार क्या हो, कला में जो अंतर है वो नियत होना चाहिए। तो ऐसे स्रोत को, यानी ऐसे सोर्स को हम कहते हैं कला संबंधी स्रोत। यानी कि ये कला संबंधी स्रोत हैं, यहाँ से जो तरंगें निकलेंगी वो समान कला नहीं निकलेंगी। कहने का मतलब ये है, जैसे एक तरंग ये होती है, एक और आप तरंगों को देखिए तो ऐसे अगर एक और तरंग होगी इस प्रकार से, मान लीजिए ऐसे ही होगी, बिल्कुल ऐसे ही, सुरंग और गर्त, सुरंग और गर्त, ये दोनों तरंगें आप आपस में निकलेंगी, आपस में निकलेंगी ना। इसको नीचे मान लीजिए इस प्रकार से, तो ये दोनों तरंगें आगे जाकर के कहीं ना कहीं अध्यारोपित होंगी। तो इससे कहते हैं कला संबंधी स्रोत। क्या कहते हैं, कला संबंधी स्रोत। चलिए इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। कला संबंधी स्रोत का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्रोत, यानी कि ऐसा स्रोत जिससे उत्पन्न होने वाली तरंगों की आवृत्ति समान, जिसकी क्या होता है, आवृत्ति समान होती है, तथा इनकी कलाओं का अंतर समय के अनुसार नियत रहता है। क्या होता है, समय के अनुसार क्या होता है, नियत रहता है। तो इस प्रकार के स्रोत को कला संबंधी स्रोत कहा जाता है। क्लियर। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको पुट कर लीजिए, यानी कि आप उसको लिख लीजिए और मतलब आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है, ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते चलिए, जो नोट्स वगैरह हैं वो बनाते चलिए, और साथ ही साथ तैयार भी करिए। आज आप जो जिस टॉपिक को देखते हो उसको साथ ही साथ याद भी करिए, यानी कि क्लास खत्म होने के बाद उसको रिवीजन करिए, यानी कि बार बार उसको तैयार कीजिए। कहने का मतलब ये है। ठीक, चलिए इसको यहाँ पे लिख देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, परिभाषा आपके सामने है। दो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति समान तथा कलाओं में अंतर समय के साथ नियत रहता है, तो इस प्रकार के स्रोत को कला संबंधी स्रोत कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि यानी कि जब ऐसे सोर्स हो, दो ऐसे सोर्स, यानी कि दो ऐसे सोर्स, हम दो ही नहीं ले सकते, यहाँ और भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ दो ही सोर्स है इसलिए यहाँ पर हम दो ही की बात कर रहे हैं, नहीं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं प्रकाश स्रोत, जिनसे उत्पन्न होने वाली तरंगों की आवृत्ति कैसी हो, समान हो। आवृत्ति कैसी हो,
समान आवृत्ति की होनी चाहिए और कला में जो अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो समान फेस से हो, फेस कैसा हो उनका, समान हो, यानी कला उनकी समान हो, समान कोण से चल रही हो। तो ऐसे जो ऐसी तरंगों को उत्पन्न करने वाला जो स्रोत होता है ना, उसे स्रोत को हम बोलते हैं कला संबंधी स्रोत। क्या बोलते हैं, कला संबंधी स्रोत, जिससे हमें कला संबंधी तरंगे यहाँ पर मिलती हैं, यानी कला संबंधी स्रोत से हमें कला संबंधी तरंगे मिलती हैं जो समान कला में होती हैं। ठीक है, तो ऐसे स्रोत को हम कहते हैं कला संबंधी स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कला संबंधी स्रोत। दो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति समान तथा कलाओं में अंतर समय के साथ नियत रहता है, तो इस प्रकार के स्रोत को कला संबंधी स्रोत कहा जाता है। ठीक, कला संबंधी स्रोत कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे आपके बल्ब से जो प्रकाश निकलता है वो एक कला में नहीं होता है, उसमें बहुत सारे जो कण होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में कंपन करते हैं। ठीक है नहीं, तो अब उनको एक कला में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो उसके सामने कुछ ऐसा पर्दा लगाइए यहां से उससे केवल वही तरंगे निकलें जो समान कला में हो। ठीक है नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम दो बारीक छेद करने पड़ते हैं और उससे जब प्रकाश निकलता है तो आप देखते हैं गोली तरंगाग्र निकलेगा। जब गोली तरंगाग्र यहाँ से जाएगा तो ये गोली तरंगाग्र अब दो भागों में बट गया। ठीक है नहीं, क्योंकि ये दो स्रोत हो गए यहाँ से, तो इनको बोलेंगे प्रकाश स्रोत। अब यहाँ से जो तरंग निकल रही है वो समान कला में निकल रही है। कैसे पता किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ गर्त है, यहाँ पर क्या है, सुरंग, फिर गर्त फिर सुरंग फिर गर्त फिर सुरंग, ऐसे यहाँ पर है सुरंग गर्त सुरंग गर्त सुरंग। ठीक है नहीं, इस प्रकार से जो तरंगे चलती हैं वो सुरंग और गर्त में चलती हैं। उठा हुए भाग को सुरंग बोला जाता है और जो दबे हुए भाग को कहते हैं गर्त बोलते हैं। यानी गर्त मतलब गड्ढा यानी गड्ढा एक तरह से, है ना, गर्त का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आपको ये परिभाषा नोट कर लेनी है। ठीक है, तो ऐसे संबंध स्रोत को क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं, जिनकी जो कला जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। ठीक, आप समझ सकते हैं। एक बार मैं आपको और समझा देता हूं, समझिए, जैसे आपके ये दो तरंग हैं इस प्रकार से, ये तरंग आपकी ये वाली और एक तरंग आपकी ये है। ठीक है, किसी सोर्स से ये उत्पन्न हुई है, मान लीजिए यही सोर्स है, यहाँ से उत्पन्न होने वाली तरंग ये वाली है, यहाँ से उत्पन्न वाली ये वाली है। आप इसको देखो, ये भी प्लस में ऊपर की तरफ है, ये भी प्लस में ऊपर की तरफ है, ये माइनस में, ये माइनस में, तो आप देखेंगे ये ऊपर वाला भाग है, ये भी ऊपर वाला भाग है, तो इसका ऊपर वाला भाग सुरंग है तो इसका भी ऊपर वाला भाग सुरंग है, नीचे वाला भाग गर्त है तो नीचे वाला भाग गर्त है। तो ऐसी जो तरंग होंगी इसको हम कहेंगे कला संबंधी तरंगे, यानी कि इसकी कलाएं समान हो, और इस ऐसी तरंगों को उत्पन्न करने वाले स्रोत को बोलते हैं कला संबंधी स्रोत। क्लियर, तो ये होती है इसकी परिभाषा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और ये आपकी 26वीं परिभाषा है। 25वीं परिभाषा हमने पढ़ ली थी तरंगाग्र के बारे में और उसके प्रकार भी देख लिए थे। क्लियर, उसको जाकर देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है। कला संबंधी स्रोत उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी कि व्यतिकरण के बारे में, कि व्यतिकरण होता क्या है, इंटरफेरेंस होता क्या है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर व्यतिकरण के बारे में, इंटरफेरेंस होता क्या है, व्यतिकरण। ठीक है, नाम आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे यानी क्या टॉपिक है नहीं, सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, परंतु आप समझिए व्यतिकरण का मतलब क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले आपको समझना होगा कि यानी अध्यारोपण क्या होता है। अध्यारोपण का मतलब ये होता है जैसे मान लो कहीं जाकर के मिलना। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके ये मेरे दो हाथ हैं इस प्रकार से आ रहे हैं और ऐसे करके आकर कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, जब ऐसे जाएंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर समझिए, जैसे मान लो आपका एक जो आपकी ये वाली किरण और एक ये वाली किरण, अगर आपकी ऐसे किरण चलेंगी तो आगे जाए कहीं ना कहीं मिलेंगी, ऐसे करके आगे जाएंगी तो ये भी आगे जाकर कहीं ना कहीं मिलेगी, तो इसको यहाँ पे मिल रही है, इसे कहते हैं अध्यारोपण। ठीक है नहीं, यहाँ पर जाकर के कोई चीज मिलती है उसे अध्यारोपण बोला जाता है, यानी कि मिलने को बोलते हैं अध्यारोपण। क्लियर, अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे व्यतिकरण में क्या है, देखिए व्यतिकरण का मतलब और हम समझेंगे यहाँ पर तरंगों से होता है। कैसे होता है, तरंगों से। तरंग क्या होती है आपको मैंने बता दिया था कि किसी माध्यम में उत्पन्न होने वाली विक्षेप, किसी माध्यम में उत्पन्न होने वाले विक्षेप यानी कंपन को ही तरंग कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि व्यतिकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें होता क्या है समझिए। व्यतिकरण की वैसे परिभाषा कहती है कि जब दो समान आवृत्ति की तरंगें, अब दो ही नहीं हो सकती हैं, मैंने बताया यहाँ पे हम दो लेके चलते हैं, परिभाषा के लिए दो परिभाषा के लिए दो तरंगे लेके चलते हैं। एक तरंग से अध्यारोपण नहीं होता है, एक तरंग तो किसी भी डायरेक्शन चली जाएगी। अध्यारोपण करवाना है तो दो या दो से अधिक तरंगे होनी चाहिए या दो होनी चाहिए, अकेली तरंग का कोई वो नहीं होता। ठीक, तो
व्यतिकरण करवाना है तो दो तरंग हो या दो से अधिक हो, ठीक हो सकता है। तो जब दो तरंगे जब दो तरंगे जो समान आवृत्ति की होती हैं, कैसी होती हैं, समान आवृत्ति की होती हैं और एक ही कला संबंधित स्रोत से उत्पन्न होती हैं, ठीक, किससे हो, एक से हो या दो से हो, परंतु अलग अलग, परंतु उनकी कला समान होनी चाहिए। कलाएं कैसी हो, समान हो, या कलाएं समान नहीं तो विपरीत कला भी हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, विपरीत कला भी हो सकती है, ठीक परंतु आवृत्ति समान हो। जब दो समान आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो अध्यारोपण के दौरान दो स्थितियां इसमें प्रकट होती हैं। कितनी होती हैं, दो स्थितियां। अब दो स्थितियां क्या होती हैं, दो स्थितियां ये होती हैं कि यहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तो वहां पर होता है आपका समपोषी व्यतिकरण, ठीक है, और यहाँ तीव्रता न्यूनतम होती है वहां होता है विनाशी, कहते हैं यहाँ पर विनाश हो गया। तो समझिए यहाँ पर आपका क्या होता है कि जब ये दो तरंगे, मान लीजिए एक में तरंग इस प्रकार से बनती है, समझिए ये तरंग आपके बनाना है, ठीक, चलिए दोबारा से बनाते हैं। समझिए यहां पर ये आपकी, यहां पर हम तरंग ले रहे हैं इस प्रकार से, ये ठीक, एक तरंग आपकी ये वाली है, इस तरंग को आप दे सकते हैं, ये तरंग है, इस तरंग को मैं क्या नाम देता हूं, y1 नाम दे दीजिए। वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम यहाँ पर गणितीय विश्लेषण नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये इस माध्यम में क्या हो रही है, संचरित हो रही है, आगे की तरफ चल रही है, ठीक। यहां पर आप देखेंगे तो इसका आयाम ये जो होता है इसे हम आयाम बोलते हैं, यानी कि ये इसका आयाम है। मैं इसका आयाम मान लेता हूं क्या, a1, ठीक, इस प्रकार से ये जो जितनी ऊंचाई तक गया है आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं पीक वैल्यू। तो यहां तक गया है ना तो इसको आयाम बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, आयाम। और ये जो होता है इसे आवृत्ति बोला जाता है, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई आपको दिखाई दे रही है यही क्या है, इसका आयाम है। कितनी आयाम की तरंगे हैं, ठीक, वो हमने लिया यहाँ पर a1। और ये होता है ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये प्लस में होता है, ठीक है, और ये नीचे वाला जो होता है ये किस में होता है, माइनस में होता है। ये भी a1 है और ये भी क्या है तुम्हारा, जैसे ये a1 ये भी a1 ही होगा, ठीक है नहीं। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला कौन सा है, नीचे वाला हिस्सा, और ये नीचे वाला हिस्सा किसमें होता है, ये माइनस में होता है, किसमें होता है, माइनस में। क्लियर, ऐसे समझिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरी तरंग और है, अब दूसरी तरंग आपकी ये है, समझिए ये तरंग हम यहाँ पर ली है इस प्रकार से। यहाँ पर इसका जी कला देखेंगे तो इसकी भी कला यही है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कला क्या है, ये है। अब इसका आयाम की बात करेंगे तो इसका आयाम मान लेते हैं e2, ये आयाम है। अब इसका ये प्लस है और ये इसका ये माइनस है। क्लियर। अब ये क्या है, आपकी जो दो तरंगे हैं, ठीक है, क्या है, दो, ये प्लस और ये माइनस में चलता है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी होता है, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस में होता है। यहाँ से स्टार्ट हुई है ये तरंगे, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में चल रही हैं। अब देखो होता क्या है कि ये तरंगे अभी कैसी है, यानी कि समान कला की तरंगे हैं। इसका मतलब ये कि एक ही कला संबंधित स्रोत से उत्पन्न हुई होंगी, ठीक है ना। तो ये कला में समान है, ये भी कला में समान है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये आयाम है इसका और ये भी आयाम है। ये प्लस में है तो ये भी इसका प्लस में ही है यहाँ पर, ठीक है, और ये माइनस में तो ये भी इसका माइनस में है। अब ये जो दो तरंगे हैं जब आगे जाके कहीं मिलती हैं, मिलने का मतलब अध्यारोपण होती हैं, ठीक है, तो आगे जाके कहीं मिलेंगी। तो ये मान लीजिए जब मिलेंगी आपस में तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये होगा कि जब मिलने से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मिलेंगी आपस में तो किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए प्लस से प्लस मिलेगा तो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये बढ़ेगा और इसका ये आयाम इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब ये आयाम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक का जो आयाम है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a1 प्लस a2, कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2, ठीक। तो ये प्लस है और ये तो आपका माइनस है, तो ये इसका आयाम होगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तरंगों का विनाश नहीं हुआ है, यहाँ तरंगों का विनाश नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं आयाम बढ़ गया है, ठीक है, a1 प्लस a2। तो यहाँ पर भी क्या होगा, व्यतिकरण हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब क्या होता है, जब दो समान या विपरीत कला की तरंग हो सकती हैं, परंतु दो समान आवृत्ति की तरंगें जब एक ही माध्यम में अध्यारोपण होती हैं, एक ही माध्यम में संचरित होती हैं और वहां पर जाकर के क्या होती है, आगे जाकर के अध्यारोपण होती है, यानी कि मिलती हैं, तब दो स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, दो स्थितियां ये होती हैं, जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तो वहां होता है समपोषी व्यतिकरण। तो आप यहाँ बताइए प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है कि अधिकतम है, अधिकतम है ना, क्योंकि जब ये वाला प्लस इसमें जुड़ेगा तो और ज्यादा आयाम हो गया, इसका मतलब इसकी जो तीव्रता है वो ज्यादा है,
क्या है, इसकी तीव्रता ज्यादा है। तो यहाँ पर कौन सा है, ये समपोषी व्यतिकरण होगा। कौन सा होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि अगर यही जो तरंगे आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है, यही जो तरंगे हैं, अब देखिए ये कला में कैसी हो, विपरीत हो। अगर यही तरंगे क्या है, कला में विपरीत हो, परंतु आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई है तो ये भी 0 से स्टार्ट हुई हो, परंतु अब ये वाला हिस्सा नीचे हो और ये वाला हिस्सा ऊपर हो, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो इस संबंध में क्या होगा, जब आपस में जाकर कहीं मिलेगी तो यहाँ विनाश हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये डाउन हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा नहीं, घटा तो A1 माइनस A2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो इस प्रकार से तो व्यतिकरण की परिभाषा क्या होती है, व्यतिकरण की आप परिभाषा पहले लिखेंगे, आप नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूं उस परिभाषा को लिखिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे व्यतिकरण के प्रकार के बारे में। ठीक, तो व्यतिकरण की परिभाषा लिखेंगे, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं, किसी माध्यम में किसी एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के दौरान दो स्थितियां प्रकट होती हैं, दो स्थितियां प्रकट होती हैं। यहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, वहां समपोषी व्यतिकरण होता है, और यहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है, वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। तो इस संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। क्लियर, यही इसकी परिभाषा होती है जो मैंने आपको बताई है। क्या बताई, जब मैंने बताया दो समान आवृत्ति की तरंगें जब एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं, ठीक है नहीं, एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के दौरान दो स्थितियां प्रकट होती हैं, यहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, वहां पर क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण होता है, और यहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है, वह विनाशी व्यतिकरण होता है। क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। क्लियर, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए ये वाला चित्र होगा आपका, देख सकते हैं, जब दो तरंगे आपस में जाकर के जब मिलती हैं, जब दो तरंगे आपस में जाकर कहीं मिलेंगी तो क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। तो यानी कि व्यतिकरण भी दो प्रकार का होता है आपका, आप नीचे लिख सकते हैं कि व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, पहला तो होता है आपका समपोषी व्यतिकरण, पहला होता है समपोषी व्यतिकरण, ठीक है नहीं, व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण होता है। क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण। अच्छा, इसकी परिभाषा की अगर बात करोगे समपोषी व्यतिकरण की, तो आप लिख सकते हैं, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें जिनकी कलाएं समान हो, जब एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के दौरान इन तरंगों की तीव्रता बढ़ जाती है, यानी इन तरंगों की तीव्रता क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। इस घटना को समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, यही इसकी परिभाषा होती है समपोषी व्यतिकरण की। तो पहला टाइप होता है समपोषी व्यतिकरण। व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं, एक समपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। तो आपने पहले लिखा व्यतिकरण की परिभाषा, मैंने बताया आपको, अब उसी में था आपका समपोषी व्यतिकरण। अगर अलग से पूछ ले आप परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, समपोषी व्यतिकरण की। और समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, जब दो समान कला तथा आवृत्ति की तरंगें, यानी आवृत्ति भी इनकी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और कला भी उनकी समान होनी चाहिए। दो समान, ऐसे लिख सकते हैं आप, दो समान आवृत्ति तथा कला की तरंगें एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के दौरान प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। तो इस स्थिति को समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। क्लियर, यही इसकी परिभाषा होती है। आप हेडिंग बना करके परिभाषा लिख के और यही डायग्राम बना देंगे। क्लियर, यही होता है। तो ये समपोषी व्यतिकरण के लिए होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा विनाशी व्यतिकरण के बारे में। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। ये दूसरा टाइप इसी का होता है। मैंने परिभाषा में आपको पहले बता दिया था, जब व्यतिकरण की परिभाषा बताई थी तो मैंने बताया था यहाँ तीव्रता प्रकाश की अधिकतम होती है
वहां पर क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण। और यहाँ तीव्रता कम होती है प्रकाश की, वह विनाशी व्यतिकरण। अब हम समझ रहे हैं इसको डायग्राम से। पहला वाला हमने समझ लिया था समपोषी व्यतिकरण के बारे में। समपोषी व्यतिकरण में यह हुआ था कि समान कला की तरंगें थी और उनकी आवृत्ति भी समान थी। दो समान, आपको देखो याद कैसे करना पड़ता है पता है, आपको बस दो चीज याद रखनी है। क्या? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि दो तरंगें होनी चाहिए, एक तरंग में ये चीज नहीं देखी जाएगी। आप दो से अधिक कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, तो दो से अधिक कर दोगे फिर भी चलेगा, परंतु दो तरंगें तो होनी चाहिए, ठीक है। दो तरंगें आपको पता होना चाहिए कि ये दो तरंगें होनी चाहिए, ठीक। और आवृत्ति आवृत्ति समान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर समपोषी व्यतिकरण की बात करता है समपोषी की, तो कला भी उनकी समान होनी चाहिए। तो ये तीन चीज आपको इसमें याद रखनी है। समपोषी व्यतिकरण में दो तरंगें होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, कला भी समान होनी चाहिए। ये समपोषी व्यतिकरण के लिए होती है। ये यानी कि इस टिप्स से आप परिभाषा बना सकते हैं। तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब दो समान आवृत्ति तथा कला की तरंगें एक ही माध्यम में, एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के दौरान परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। अध्यारोपण के दौरान जो प्राप्त परिणामी तरंग होगी ना, जो मैंने अभी आपको चित्र में बताया था, उसकी तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। तो अधिकतम हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक। तो आपको बस ये तीन ही चीज याद रखनी है। अब विनाशी के लिए भी यही होता है। अब विनाशी में क्या होगा समझिए। विनाशी जैसे मान लीजिए आपके पास ये तरंग है, पहली तरंग, ठीक, ये पहली तरंग। इसके अगर हम आयाम की बात करें, इसका आयाम तो वो कितना है? A1 है, क्लियर, A1 है। ऐसे ये प्लस में है तो ये माइनस में है, क्लियर। यहां से इस प्रकार से क्या हो रही है? आगे की तरफ संचरित हो रही है। ऐसे दूसरी तरंग है, ठीक है, दूसरी तरंग भी आपके पास है, ऐसे ये दूसरी तरंग है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका देखिए ऐसे नहीं है, समान कला में नहीं है, विपरीत कला में है। अब एक तरंग कैसे? ऐसे करके है, उल्टी, ऐसे करके, ठीक है, इस प्रकार से तरंग है। छोटा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसका अगर आयाम की बात करें तो इसका आयाम है A2। अब आपको पता है कि नीचे वाला माइनस होता है, ऊपर वाला प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये क्या होगी? जब अध्यारोपण होंगी यानी कि मिलेंगी, प्लस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये मिलेंगी कहीं जाके, तो यहां पर परिणामी तरंग आपको मिलेगी, परिणामी तरंग आपको मिलेगी। अब आप देखिए, ये प्लस है A1 और ये माइनस है A2, है ना। ये वाली तरंग प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस में से माइनस तो होगा, प्लस में से माइनस होगा, क्योंकि जब आपस में जुड़ेंगी तो ये प्लस वाला जब माइनस से जुड़ेगा तो घटेगा ना, घटेगा। अगर मान लीजिए ये 10 है और ये 9 है तो घट के कितना आया? 1 आया, तो यानी घटेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो आप देखेंगे, यहां पर जब व्यतिकरण होगा, इस कंडीशन में आपका जो तरंग मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी, यानी कम हो जाएगा ऐसे। इसके आयाम की अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा A1 माइनस के A2, ये इसका आयाम होगा। आप देख सकते हैं कि ये तरंग है, इसकी परिणामी तरंग, और परिणामी तरंग की अगर आप तीव्रता की बात करेंगे तो यहाँ पर घट गई है, यानी कि यहाँ प्रकाश की जो तरंग की तीव्रता है वो घट गई है। इन दोनों तरंगों को मिलाकर के आप देखेंगे कि तीव्रता जो परिणामी तरंग की है बहुत कम हो गई है। तो इस कारण से यहाँ पर हुआ है विनाशी व्यतिकरण। क्या हुआ है? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण की परिभाषा क्या होगी? जब दो समान आवृत्ति और विपरीत कला की तरंगें एक ही माध्यम में, एक ही दिशा में संचरित होती हैं, एक ही दिशा में, भाई एक ही दिशा में चल रही है ये, एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के दौरान परिणामी तरंग की तीव्रता घट जाती है। परिणामी तरंग की तीव्रता घट जाती है, तो इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है, क्लियर। तो ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, क्लियर। तो व्यतिकरण आपको समझ में आया। व्यतिकरण की परिभाषा क्या होती है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, और ये इसके डायग्राम होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ताकि आपको जब मैं गणितीय विश्लेषण करवाऊंगा एक बार इसको मैं और पढ़ाऊंगा,
यानी कि व्यतिकरण के बारे में। क्योंकि आपका ये 5 अंक में जब पूछा जाएगा ना, तो गणितीय विश्लेषण पूछा जाएगा, कहेगा व्यतिकरण क्या होता है, इसका गणितीय विश्लेषण समझाइए, या हम कहेगा परिणामी तरंग के लिए आयाम बताइए, ठीक है नहीं, ये कुछ सिद्ध करवाएगा कि A1 प्लस A2 होता है कि नहीं होता, सिद्ध कीजिए, तो ऐसे करके देगा, तो वो 5 अंक में आएगा क्वेश्चन। अगर परिभाषा देगा तो केवल ये कहेगा कि व्यतिकरण होता क्या है बताइए, या कहेगा समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, या विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, परिभाषा में ये होता है, और चित्र और आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्लियर। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यानी कि देखिए, तरंगों के लिए जो समीकरण होता है वो क्या होता है। व्यतिकरण में तरंगों के लिए समीकरण की बात करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी तरंग है, ये तरंग है, और तरंग का समीकरण होता है ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये समीकरण होता है तरंग के लिए। अब कला अलग अलग भी हो सकती है, इसकी कला कुछ अलग हो सकती है, और दूसरी तरंग है, मान लीजिए इसकी ये इसका है, दूसरा भी इसका देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी कला डिफरेंट है ना, अलग है ना, तो इस कंडीशन में इसका क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इसे मान लीजिए पहले के लिए, दूसरे के लिए अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनका जो आयाम देखेंगे ना, आयाम दिया है, तो इसका आयाम तो A1 है, आप यहाँ A1 मान लीजिए, और इसका A2 है साइन ओमेगा टी, और माइनस के कोई कोण होगा ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ फाई हो सकता है, थीटा हो सकता है, तो इस प्रकार से मान सकते हैं इनको, तो ये इसके लिए तरंग के लिए हो जाएगा, दूसरी वाले के लिए, क्योंकि उसका देखिए कला अलग है, इसकी कला अलग है भाई, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, कला में कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे समीकरण दो आपको मिलते हैं, और इन दोनों समीकरणों से हम क्या करते हैं, ये तरंग के समीकरण होते हैं। अब देखिए ऐसा ग्राफ क्यों बना, क्योंकि साइन का समीकरण है, इसलिए इसका ऐसे ग्राफ बनता है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये चीज होती है कला संबंधी व्यतिकरण, और व्यतिकरण के बारे में बता दिया मैंने यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे कि विवर्तन क्या होता है। क्लियर, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको परिभाषा बताई है, एक बार वीडियो को पीछे करके उसको लिख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं व्यतिकरण के बारे में। चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं विवर्तन के बारे में। डिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। देखिए एक होता है डिस्पर्सन, ठीक है, मीनिंग इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, एक डिस्पर्सन होता है, एक डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है नहीं। तो डिस्पर्सन यानी कि आपका अलग अलग होते हैं, ये दोनों टॉपिक हैं, यानी कि वर्ण विक्षेपण इसको हम कहते हैं, ठीक है नहीं। तो डिस्पर्सन होता है वो, और डिफ्रैक्शन क्या होता है, विवर्तन कहते हैं इसको हम। अच्छा, विवर्तन जो होता है होता क्या है, पहली बात ये समझना है, विवर्तन का मतलब क्या है, ठीक है। डिफ्रैक्शन, जैसे आपने जो पढ़ लिया है कि देखिए जो तरंगाग्र होते हैं, वेव फ्रंट होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक गोली तरंगाग्र होता है, और एक होता है आपका बेलनाकार तरंगाग्र, और एक होता है समतल तरंगाग्र, ठीक है। तीनों के बारे में पढ़ा है, मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो पढ़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। वैसे वो इसी वीडियो का लेक्चर था, परंतु लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण उसको मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। क्यों, क्योंकि लाइट जाने के कारण वो वीडियो उतना ही रिकॉर्ड हो पाया, इस कारण से वो उसको अपलोड करना पड़ा, ठीक है नहीं। तो आज के जो टॉपिक है इनको हम बता ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि मैंने बताया था कि जो वेव फ्रंट होते हैं वो मैंने 3 प्रकार के बताए। तरंग से उत्पन्न होते हैं वेव फ्रंट, समान कला में जो तरंगें होती हैं वो क्या कहते हैं, कंपन करने वाले कण होते हैं, उनको लेकर के जो पृष्ठ बनाया जाता है वो तरंगाग्र होता है, वेव फ्रंट बोलते हैं। विवर्तन क्या होता है समझिए, विवर्तन में ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई, ये मान लो, और यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र है, इस प्रकार से छोटा सा छिद्र, और यहां से कोई प्रकाश जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश यहाँ से चल रहा है। जब प्रकाश यहाँ से चलेगा तो आपको पता है कि यहाँ से जब प्रकाश चलेगा तो यहाँ पर जो भी आप देखेंगे, यहाँ से जब प्रकाश जाएगा इस प्रकार से, तो आपका ये प्रकाश इस प्रकार से जाएगा यहाँ पर, ठीक है नहीं, ऐसे करके जाएगा, ठीक है नहीं, यहाँ से इस प्रकार से जाएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो तरंगाग्र बनेगा वो गोल तरंगाग्र होगा। कैसा होगा, गोली। जब ये तरंगाग्र यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि एक पर्दा और लीजिए, यहाँ पर आप एक पर्दा और लीजिए। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जितना ये प्रकाश यहाँ से जा रहा है तो इतना ही प्रकाश आपको होना चाहिए, यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि इतना ही यहाँ पर आपको दिखाई देना चाहिए बिंदु, मतलब जो इतना छिद्र है तो इतना बड़ा दिखाई देना चाहिए ना, यहाँ पर ये एरिया जो है आपको इतना बड़ा होना चाहिए। परंतु विवर्तन के कारण होता क्या है कि ये प्रकाश थोड़ा सा मुड़ जाता है, यानी कहने का मतलब ये इस प्रकार से हो जाता है ऐसे, तो ये इस प्रकार से इतना बड़ा दिखाई देता है। क्लियर, ये किनारों से मुड़ जाता है, ये क्या है, विवर्तनकारी अवरोध है, और इस अवरोध से प्रकाश क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं जाना चाहिए इतने भाग में प्रकाश होना चाहिए, परंतु वो अब इतने भाग को क्या कर रहा है,
प्रकाशित कर रहा है, यानी कि उसकी छाया में प्रवेश कर गया प्रकाश। जब प्रकाश छाया में प्रवेश कर जाता है, आपको लगने लगे कि प्रकाश छाया में प्रवेश कर रहा है, तो आप समझ लीजिए उसे कहते हैं हम क्या, विवर्तन बोलते हैं। आप खुद देखिए, मेरे हाथ को देखिए, आप मेरे हाथ को देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद आपको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पर मैंने हाथ लगा रखा है, फिर भी वहां पर प्रकाश है, फिर भी वहां पर क्या है, प्रकाश है। आप खुद देखना, करके देखना आप घर पर, उसकी जगह पर थोड़ा सा क्या होता है, छाया में प्रकाश सा महसूस होता है कि इसमें प्रकाश है, बिल्कुल एकदम साफ नहीं बनता है। आप देखिए, ये जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो ये उंगली यहाँ पर दिखाई दे रही है, परंतु यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रकाश है इसका, ठीक है नहीं, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं ये आपका प्रकाश है ऐसे, ठीक है नहीं। तो आपका जो किनारी से आपको दिखाई दे रहा है, किनारी पर देखिए, इस कपड़े को आप देख सकते हैं, कोई यहाँ पर देखिए, ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये विवर्तन है। क्या है, विवर्तन। आप इसको देखिए, ये मार्का को देखिए, अगर इस मार्का को देखें साथ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है नहीं, परंतु इसमें आप देखेंगे तो साइड से किनारी पर भी प्रकाश चला जाता है ना, उसे कहते हैं हम क्या, विवर्तन कहते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके घर में जब प्रकाश, तो मतलब प्रकाश बाहर हो रहा होता है, परंतु आपके घर में उजाला कैसे होता है, जब लाइट चली जाए तो घर में देखना उजाला हो जाता है। क्यों हो जाता है, विवर्तन के कारण। प्रकाश वहां से आ रहा है और वो मुड़ गया ऐसे, तो पूरे घर में क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, तो वो विवर्तन की घटना होती है ना। वो कौन सी घटना होती है, विवर्तन की। तो प्रकाश का विवर्तनकारी अवरोध से मुड़ जाना ना होती है विवर्तन, डिफ्रैक्शन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्लियर। एक और चीज समझिए आप, यहाँ पर इसकी परिभाषा तो हम लिख ही लेंगे, यहाँ पर आप समझिए। जैसे मान लीजिए आपका ये अवरोध है, जैसे ये बीच में अवरोध आ गया, ये यहाँ पर इस प्रकार से ये अवरोध है, इस प्रकार से क्या है, अवरोध। अब आपको पता है कि जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, ऐसे करके ये प्रकाश पड़ेगा, यहाँ पर ये प्रकाश पड़ेगा, क्लियर, ऐसे करके ये प्रकाश पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये प्रकाश कैसा है, आपका ये प्रकाश जो है, प्रकाश तरंग इस पे आएंगी, इस प्रकार से प्रकाश पड़ेगा। जब प्रकाश पड़ेगा तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो छाया बननी चाहिए वो इतनी छाया बननी चाहिए, इतनी छाया यहाँ बननी चाहिए। आप यहाँ पर्दा लीजिए इस प्रकार से, और आपको क्या लगेगा कि इतना जो छाया बनना चाहिए, वैसे तो इतना छाया बनना चाहिए, मतलब ये कि छाया जो बनना चाहिए वो इतना छाया बने, कहने का मतलब ये इतना, ठीक। ये जो आपको छाया आपकी यहाँ पर बननी चाहिए, इतनी छाया आपकी बननी चाहिए, क्योंकि ये प्रकाश किरण इस प्रकार से है, तो इतना जो अवरोध है तो यही छाया बननी चाहिए यहाँ पर, इस पर्दे पर। ये पर्दा तो है, इस पर्दे पर हम देख रहे हैं इसको, ये पर्दा है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, ये होता है कि ये प्रकाश जो होता है कुछ किनारों पर जाकर के मुड़ जाता है। अब जब प्रकाश आ रहा तो यहाँ पर ये मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये, अब छाया इतनी ही बनेगी, छाया कितनी बनेगी, इतनी छाया बनेगी, इतनी छाया, क्लियर। छाया बनेगी कम, यानी थोड़ा सा मुड़ जाता है, मैंने कुछ ज्यादा ही मोड़ दिया, थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस कारण से इसका मतलब छाया में प्रवेश कर गया। अब वो छाया, मूल जो छाया है उसकी आकृति का यहाँ पर छाया नहीं बनेगा, छाया क्या बनेगा, कुछ कम बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रकाश उसके अंदर चला गया है, ठीक है। तो इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं, विवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विवर्तन बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि विवर्तन होता क्या है, ठीक है। चलिए एक और डायग्राम से आपको समझाता हूं, इसको यहां से पहले हटा देता हूं। इसको देखिए, इस डायग्राम से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा ना, समझिए। ये प्रकाश तरंगे हैं, ये प्रकाश तरंगे जब इस पर पड़ रही हैं, यहाँ पे छोटा सा छिद्र है, ये पर्दा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, अवरोध है, विवर्तनकारी अवरोध बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसा अवरोध है कि इससे प्रकाश आर पार नहीं होगा, केवल इस छिद्र है यहाँ पर, यहीं से प्रकाश निकलेगा। अब ये क्या होता है कि ये तरंगे जब इस पे आकर के पड़ती हैं, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डॉट डॉट वाला, ये समतल तरंगाग्र है। इसका मतलब ये, जब एक समतल तरंगाग्र को किसी एक छोटे से छिद्र से गुजारा जाता है, तो क्या होता है, वो छोटे से छिद्र से क्या होता है कि एक अलग से एक सोर्स बन जाता है, जिसे हम कहते हैं बिंदुवत सोर्स। अब यहां जब ये सोर्स निकलेगा तो आप पता है कि ये फैल जाएगा, यहां से ये प्रकाश यहां से निकलेगा तो फैल के निकलेगा। इसका मतलब ये है कि ये प्रकाश फैलता जाता है, इस प्रकार से फैलता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से फैलेगा और ये नई तरंगों को उत्पन्न करेगा। इसका मतलब ये कि ये नए सोर्स को उत्पन्न कर रहा है, यहां से ये समतल तरंग यहाँ पर आया, अब ये बिंदुवत स्रोत बन गया यहाँ पर आकर के,
और यहां से नए तरंगाग्र को बनाएगा। अब यहां से तरंगाग्र बनेगा, वो कौन सा बनेगा? गोलीय तरंगाग्र। और आप देख सकते हैं कि प्रत्येक गोलीय तरंगाग्र एक नई तरंगों को उत्पन्न करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तरंग है। अब इनकी डायरेक्शन इस प्रकार से, तो आप खुद पता है कि इसकी जो प्रकाश की जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए छोटा सा, परंतु इसी कारण से क्या होता है, जब प्रकाश फैलता है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर एक नई तरंगों को उत्पन्न करते हैं। यहाँ जो प्रत्येक जो पॉइंट है यहाँ पर वो नई तरंगों को उत्पन्न करेगा, और इस कारण से क्या होगा कि प्रकाश फैल जाता है और किनारों से मुड़ जाता है, जिस कारण से यहाँ एक बिंदु स्रोत बनता है और गोलीय तरंगाग्र बन जाता है। कैसा बन जाता है? गोल तरंगाग्र। तो ये गोल तरंगाग्र है। इस कारण से छाया वहां पर जो आप देखेंगे, ये वाला जो छोटा छिद्र है, इस छोटे से छिद्र का प्रकाश आपको नहीं दिखेगा, एक बड़ा दिखाई देगा फैलता हुआ। क्लियर? आपने देखा होगा ये टॉर्च जो होती है, आप जलाते हो तो वो फैलती है ऐसा करके, है ना? तो वो भी क्या है? एक विवर्तन ही तो है एक तरह से, इसी प्रकार। परंतु वहां पर एक रिफ्लेक्टेड का काम होता है, उसमें एक रिफ्लेक्टेड लगा होता है, रिफ्लेक्ट लगा होता है, जिस कारण से क्या होता है, प्रकाश वहां पर फैल जाता है। परंतु यहाँ पर क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं लगा है, फिर भी जहाँ प्रकाश फैल रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विवर्तन हो रहा है। ये क्या है? विवर्तनकारी अवरोध है। ये क्या है आपका? ये आपका समतल तरंगाग्र है। कैसा है? समतल, समतल तरंगाग्र, तरंगाग्र, ठीक है नहीं? ये समतल तरंगाग्र है। और यहां पर कौन सा बन गया? ये गोलीय तरंगाग्र बन गया। बन गया नहीं बन गया? तो ये होता है आपका विवर्तन। ये क्या होता है? विवर्तन होता है। क्लियर? तो अब इसकी परिभाषा आपको लिखनी है, तो परिभाषा लिखिए। विवर्तन की परिभाषा लिखेंगे। देखिए विवर्तन की परिभाषा क्या होगी कि जब प्रकाश स्रोत किसी विवर्तनकारी अवरोध से टकराता है, तो प्रकाश विवर्तनकारी अवरोध से टकरा करके उसके किनारों से मुड़ जाता है। क्या होता है? मुड़ जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, आप उसे नोट कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप उसे नोट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी परिभाषा है, जब प्रकाश किसी विवर्तनकारी अवरोध से टकराता है तो उस अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। जैसे आपका डायग्राम ये है, या इसको बना सकते हैं। ठीक, तो ये विवर्तन होता है। अब विवर्तन के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार। इसका जो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे विवर्तन के चक्कर में, जो विवर्तन होता क्या है उसके गणितीय विश्लेषण के बारे में हम बनाएंगे, इसका फॉर्मूला वगैरह, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो सेपरेट बना देंगे। ठीक, अभी हम केवल परिभाषा देख रहे हैं। ठीक, तो विवर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेनल विवर्तन। क्या बोलते हैं? फ्रेनल विवर्तन बोला जाता है। और एक होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन, ये दो प्रकार का विवर्तन होता है। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं फ्रेनल विवर्तन होता क्या है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। चलिए स्टूडेंट, फ्रेनल विवर्तन होता क्या है समझिए। फ्रेनल विवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है नहीं? तो देखिए यहां समझिए। सबसे पहले ये आपका यहां पर क्या है? एक सोर्स है। ठीक है नहीं? ये क्या है? एक सोर्स। यहां से प्रकाश यानी कि लाइट जो है उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक विवर्तनकारी अवरोध है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखते हैं, छोटा सा ही बनाएंगे। यहाँ से क्या होगा? जब प्रकाश पड़ेगा, ये काफी दूर है यहाँ से, मैं समझ लीजिए इस प्रकार से है, तो यहाँ से प्रकाश जाएगा और इस पर प्रकाश पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, जब इस पर प्रकाश पड़ेगा इस प्रकार से, इस पर क्या होगा? प्रकाश जब पड़ेगा, इस पर प्रकाश किरण पड़ेगी, तो यहाँ से क्या होगा? प्रकाश जब निकलेगा, तो ये है तुम्हारा एक पर्दा। इस पर्दे पर देखिए, तो यहाँ से विवर्तन होगा इसका। वैसे जाना चाहिए प्रकाश इस प्रकार से, ऐसे जाना चाहिए। ठीक है नहीं? इस प्रकार से जाना चाहिए, मतलब इतने भाग में प्रकाश होना चाहिए। परंतु क्या होता है? प्रकाश यहाँ से मुड़ जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके मुड़ जाता है। ठीक, तो इस घटना को कहते हैं हम क्या? विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन बोला जाता है कि जब प्रकाश जो होता है अपने किनारों से मुड़ जाए। ठीक है नहीं? मुड़ जाता है, तब कहते हैं विवर्तन। ये क्या है? आपका पर्दा है। क्या है? ये पर्दा होता है। और ये है आपका सोर्स, यानी कि हम कह सकते हैं ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का स्रोत है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और ये है विवर्तनकारी अवरोध, विवर्तनकारी अवरोध, ये अवरोध है। ठीक है नहीं? विवर्तनकारी अवरोध। तो आप देखिए फ्रेनल विवर्तन होता क्या है। इसमें ये होता है कि ये जो पर्दा होता है वो विवर्तनकारी जो अवरोध होता है वो, यानी कि प्रकाश स्रोत से और पर्दा से
सीमित दूरी पर होता है। विवर्तनकारी अवरोध जो होता है, विवर्तनकारी अवरोध जो होता है वो प्रकाश स्रोत और पर्दा से सीमित दूरी पर स्थित होता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो विवर्तन होता है वो रियल में होता है, ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाता है, ठीक है नहीं, जब ये सीमित दूरी पर रखे हुए होंगे, ठीक है। तो प्रकाश का किसी अवरोध से मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन। तो जब ये प्रकाश किरणें जब इस पे पड़ेंगी, यहाँ से प्रकाश स्रोत से प्रकाश चलेगा तो यहाँ पर जाएगा, और जब इस पे से क्या होगा, विवर्तनकारी अवरोध पर जाकर के पड़ेगा तो इसमें छिद्र से होकर प्रकाश निकलेगा, जाना जी सीधा, परंतु थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो इस घटना को कहते हैं विवर्तन। परंतु बोलेंगे कौन सा विवर्तन? यहाँ पर देखिए इनकी और इसकी जो दूरी है, ये प्रकाश स्रोत और पर्दा की दूरी विवर्तनकारी अवरोध से सीमित दूरी होती है, इसलिए इसे बोला जाता है फ्रेनल विवर्तन बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब विवर्तनकारी अवरोध से प्रकाश स्रोत और पर्दा सीमित दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार होने वाले विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं, या इस प्रकार के विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहा जाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब विवर्तनकारी अवरोध से प्रकाश स्रोत और पर्दा सीमित दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार होने वाले विवर्तन को क्या कहते हैं? फ्रेनल विवर्तन कहा जाता है। क्लियर? यही इसकी परिभाषा है, लिख लेना इसकी, ठीक है नहीं। क्या बोला मैंने कि विवर्तनकारी अवरोध से प्रकाश स्रोत और पर्दा सीमित दूरी पर रखे हों, यानी कि एक सीमित दूरी हो जहां से प्रकाश का विवर्तन हो सके, ठीक है, और पर्दे पर उसका विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो सके, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं, तो ये सीमित दूरी पर होना चाहिए। विवर्तनकारी अवरोध से प्रकाश स्रोत और पर्दा सीमित दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार होने वाले विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहा जाता है। अब देखिए नोट पॉइंट में आपको लिखना है कि फ्रेनल विवर्तन में लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता, इतना ध्यान रखना है। तो इसमें लेंस का प्रयोग नहीं होता है, ये तो आपने परिभाषा लिखी, तो इसमें लेंस का प्रयोग नहीं होता। क्लियर? दूसरा कौन सा है? दूसरा है फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है? देखिए फ्रॉनहोफर विवर्तन में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है? जैसे आप समझिए, यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत सोर्स, ठीक है नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से है। यहाँ पर एक विवर्तनकारी अवरोध है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपका क्या है? ये पर्दा है। क्लियर? इस प्रकार से समझिए, और यहाँ से ये इसमें छिद्र है, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इस पर प्रकाश जब पड़ेगा, इस पर प्रकाश पे पड़ेगी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ऐसे करके प्रकाश इस पर पड़ेगा, ठीक। तो ये प्रकाश जो होता है मुड़ेगा तो सही, परंतु उस पर्दे पर नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ एक लेंस लगा देते हैं, लेंस लगाते हैं, यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं, ये वाला उत्तल लेंस है। आप अवतल भी लगा सकते हैं तो प्रकाश फैल जाएगा, ठीक है नहीं। तो अब देखिए ये प्रकाश क्या होगा, इस पे जाकर के पड़ेगा, इस पे जाकर यहाँ पर पड़ेगा, और ये वाला प्रकाश किरण इस पे जाकर के पड़ेगी, ठीक, इस प्रकार से पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये इस पे जाकर जब पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है, प्रकाश स्रोत, तो यहाँ से क्या होगा, ये लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ देगा। क्यों? जब समांतर किरणें आती हैं तो प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस मोड़ देता है, ठीक है ना। तो इसका अपवर्तन होता है, इस कारण से इसको मोड़ देगा, यहाँ पर ऐसे करके मुड़ जाएंगे, तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार से मुड़ जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर आकर के इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, विवर्तनकारी प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या है, ये पर्दा है, ये क्या है आपका पर्दा है, और ये क्या है, ये आपका है विवर्तनकारी अवरोध, विवर्तनकारी अवरोध है, ठीक है, अवरोध, ठीक है, लिख लेना इसको। तो ये आपका सोर्स है, वो जानते हो आप, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रकाश किरणें जब इस पे पड़ रही हैं, आप यहां से देखिए, तो ये हो रहा है आपका कौन सा, फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं इसको। अब ये देखिए फ्रॉनहोफर विवर्तन में लेंस का प्रयोग तो करते हैं हम, लेंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है, लेंस का तो प्रयोग होता है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि विवर्तनकारी अवरोध से, जब विवर्तनकारी अवरोध से प्रकाश स्रोत और पर्दा असीमित दूरी पर स्थित होते हैं। असीमित दूरी का मतलब होता है कि काफी अधिक दूरी पर हो, सीमित दूरी पर नहीं हो, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार होने वाले विवर्तन को क्या कहेंगे हम, फ्रॉनहोफर विवर्तन कहेंगे, यानी क्या बोलेंगे, फ्रॉनहोफर विवर्तन कहा जाएगा उसको। क्या कहा जाएगा? फ्रॉनहोफर विवर्तन। जब विवर्तनकारी अवरोध से प्रकाश स्रोत और पर्दा असीमित दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार होने वाले विवर्तन को फ्रॉनहोफर विवर्तन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम होते हैं, तो ये होता है विवर्तन के बारे में। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही
शानदार तरीका से आपको बताया गया है। और थोड़ा सा भी कहीं पर भी आपको दिक्कत है या कहीं पर भी आपको लगता है कि हमारे यहाँ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं अगले जो लेक्चर लूंगा उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो उम्मीद करते हैं जैसे मैंने इसमें बताया आपको कला संबंधी स्रोत, और यहाँ पर तुम्हारा क्या था, मैंने व्यतिकरण के बारे में बताया और विवर्तन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यदि टॉपिक समझ में आया स्टूडेंट, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।